In our class, today's topic is microbes in biogas production, right? We are taking the example of generally हम देखते हैं कि कैटल्स में जैसे जितने भी कैटल्स आते हैं बेसिकली जिसके अंदर हम काऊ और बफेलो को प्रायोरिटी देते हैं. These are the animal resources which the particular sources are डंग एंड मिल्क और डंग के हैं. बेसिकली डंग में ऐसा क्या है, रूमिनेंट एनिमल्स, मैं बात कर रहा हूं रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स किसको कहते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जिनके स्टोमक में सेपरेशंस होते हैं. स्पेशली एक रूमिनेंट पोर्शन होता है स्टोमक के अंदर जहां पर सेलुलोज का कलेक्शन करने के साथ उसका डाइजेशन किया जाता है. तो स्टोमक में भी रीजेस हो गए. उसी तरह से अपेंडिक्स पार्ट में भी स्पेसिफिक टाइप के प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर आल्सो रिलेटेड टू द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज हियर, राइट. जब भी सेलुलोज का डाइजेशन किया जाता है तो ये डाइजेशन 60 to 90% होता है. 10% फिर भी सेलुलोज बच जाता है. जो वेस्टेज के साथ निकाला जाता है, बेसिकली जो फैसिस के साथ में निकाला जाता है, उसे डंग कह रहे हैं. उसके साथ में बहुत बड़ा अमाउंट उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी बाहर की तरफ आ जाता है. एक्चुअली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? मेथेनोजेन्स हैं. दीज आर मेथेनोजेन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस टू मेकिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस. सो बायोगैस एक तरह का फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया. बायोगैस है वो फर्मेंटेशन का रिजल्ट है. वो फर्मेंटेशन किसके थ्रू हो रहा है? वो फर्मेंटेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है प्रोटोजोआ है और स्पेशली मैथेनोजेन्स बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया है. तो उनका सबसे बड़ा एक कल्चराइज जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वो डंग में होता है. इसलिए डंग का बहुत ज्यादा बल्क में यूज बायोगैस प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है. लिटरली देखा गया है कि बायोगैस का सीधा सा मतलब होता है कॉम्बो ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल्स. कॉम्बो ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस. जिसके अंदर है वो मीथेन गैस मैक्सिमम अमाउंट 60 to 70% होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट 5 to 7% होता है और रेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैक्सिमम CH4 मीथेन गैस, मार्श गैस आल्सो नोन एज, हाइड्रोजन गैस यहां पर मिनिमम फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रही है. जब भी किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू, जब भी किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सोर्सेज से फर्मेंटेशन होता है तो वहां पर ये लिटरली तीनों ही गैसेस का कॉम्बिनेशन बनता है. पर डिपेंड इस बात पे करता है कि ये गैस में परसेंटेज किसका ज्यादा है. तो बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है, वो माइक्रोब्स डिसाइड करता है जो फर्मेंटेशन के अंदर ये बायोगैस बनाएगा. तो बायोगैस का प्रोडक्शन किन 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है? 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट, सोर्स ऑफ द पर्टिकुलर रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल में हम क्या रहे हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट पोर्शंस या डेड डिकेइंग वेस्टेज, सीवेज, ये सभी, या फिर डंग. तो ये सब चीजें यहां पर देखी जाए तो 2 अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स हो गए यहां पर. यदि ये नेचुरली होने वाला प्रोसेस है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहा है तो वो बायोगैस बनाएगा. पर वो बायोगैस में कौन सा परसेंटेज कितना ज्यादा है वो डिपेंड करता है उसके रॉ मटेरियल पे, वो डिपेंड करता है उसमें इन्वॉल्व माइक्रोब्स पर. बट यदि हम इसी को ह्यूमन वेलफेयर में यूज करें तो बेसिकली डंग में आर्की बैक्टीरिया होता है, मैथेनोजेन बैक्टीरिया, जो मैथेन गैस ही बनाता है. स्पेशली मैथेनोजेन बैक्टीरिया मैथेन गैस का अमाउंट उस बायोगैस में ज्यादा रखता है. तो रॉ मटेरियल यहाँ पर डंग हो गया और जो माइक्रोब्स यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, दिस इज मैथेनोजेन्स. तो जो मैथेनोजेन्स है वो मैथेन का अमाउंट बायोगैस में ज्यादा रखता है. इसलिए इस बायोगैस का यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और डोमेस्टिक जो मशीनरी वगैरह चला दी जाती है लाइटनिंग वगैरह में, रूरल एरिया में, ये सभी करने के लिए यूटिलाइज की जाती है. बेसिकली इस तरह के प्लांट्स लगाने के पीछे 2 स्पेशल मोटो है. एक तो डोमेस्टिक एरिया में, विलेज एरिया में लोगों को एक क्या मिले, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट मिले, फर्स्ट थिंग. और सेकंड, इस एनवायरमेंट के अंदर जो एनवायरमेंट नेचर या नेचर फ्रेंडली है, वो जो प्रोसेस होने से जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं उन पर कंट्रोल हो जाए. तो ये 2 एस्पेक्ट्स को देखते हुए इंडिया में 2 एजेंसीज हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रूरल एरिया में जो फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी के साथ लोन प्रोवाइड करती है. नॉट ओनली, दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अवेयरनेस और द पर्टिकुलर
टेलिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस of the biogas production and different sectors which can be used for the biogas, right? तो इसमें से दो बड़ी एजेंसी है जो इंडिया में इनके प्रोडक्शंस को बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन और इनहेंसिंग करने का काम कर रही है। फर्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। सेकेंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमेटी। ये दो बड़ी एजेंसीज हैं इंडिया की। ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो बायोगैस प्रोडक्शंस के लिए लोगों में अवेयरनेस करती है, उसके इम्पोर्टेंस बताती है, और जो बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है या बेसिकली लोगों में इस तरह का एक तरह से अप्रिशिएशन दिया जा रहा है जिससे उनको डिफरेंट तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, इवन अलोंग विथ अ लोन एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द लोन कंसिडर्ड एज ए सब्सिडी, यानी कि उसका 60 to 70% पार्ट है वो गवर्नमेंट माफ कर देती, 30% ही उससे चार्ज करती है। ये एक बायोगैस प्लांट है जिसके थ्रू है वो बायोगैस को प्रोडक्ट किया जा सकता है। काऊ डंग का एक शेल है वो एक तरफ डाल दिया जाता है, एक बड़ा सा टैंक होता है, आयरन टैंक होता है, उस आयरन टैंक में एक साइड में सीमेंटेड टैंक होता है जिसके बीच में एक आयरन टैंक होता है, दैट्स आयरन टैंक कॉल्ड गैस टैंक। जो सीमेंटेड टैंक होता है उसके अंदर डाइजेस्टर होता है। बेसिकली इसमें क्या क्या डाला जाता है, इसके अंदर डंग प्लस आर्की बैक्टीरिया डाल दी जाते हैं। अब ये आर्की बैक्टीरिया कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं, कल्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, रेडीमेडली यदि देखा जाए तो ये डंग में मौजूद है। दैट्स व्हाई बायोगैस आल्सो नोन एज डंग गैस, गोबर गैस के नाम से भी इसको जाना जाएगा, क्योंकि उस गोबर में मैक्सिमम कल्चर मौजूद है मैथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया का। तो डंक और आर्की बैक्टीरिया के लिए एनाएरोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाने से या फर्मेंटेशन होता है, और उस फर्मेंटेशन की वजह से डाइजेशन में क्या क्रिएट होती है, गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को इस गैस टैंक के अंदर है वो डिफ्यूजन के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है और गैस टैंक को बाहर डिलीवर करके बायोगैस के लिए यूज किया जाता है। जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल्स है इस डाइजेस्टर में उसको यूज किया जाता है एज ए कंपोस्ट, कंपोस्ट की तरह यूज किया जा रहा है। स्लरी टैंक में स्लेरी जो स्लरी टैंक में है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है और कंपोस्ट के रूप में उसको एग्रीकल्चर फार्म हाउस में सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी सॉइल की कंपोजिट कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनाए रखने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये हो गया आपका बायोगैस प्रोडक्शन ब्रेथ। दो इस तरह से द मेकिंग ऑफ बायोगैस production, the making of biogas, it depends on two different points. First number, the raw material which were used or which are used to make the biogas, and second the involved microorganisms. बायोगैस के प्रोडक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया, रॉ मटेरियल डंग हो गया, तो मेथेनोजन है आर्की बैक्टीरिया हो गया और डंग है वो यहाँ पर रॉ मटेरियल है। इस तरह से ये वाला परसेंटेज आता है CH4 मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेथेनोजन स्पेशल आर्की बैक्टीरियाज। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर सेक्टर्स की बात करें अपन, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल्स, राइट। द नेचर ऑफ प्रीडेशन, बेसिकली इस एनवायरमेंट के अंदर है, 9th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फूड चेन बना हुआ है। फूड चेन के अंदर बेसिकली एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग एनिमल या कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड्स है। तो बेसिकली हम बात करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एनगल्फिंग होती है, पूरा का पूरा लिविंग बॉडी है वो खा लिया जाता है, इसको प्रीडेशन कहते हैं। तो उस नेचर ऑफ प्रीडेशन को यूटिलाइज करके उस एनिमल्स को जो एक तरह से दूसरे के लिए बड़ा हार्मफुल है पर हमारे लिए एग्रीकल्चर फार्म हाउस या एग्रीकल्चर एरिया के अंदर या इस डोमेस्टिक एनवायरमेंटल एरिया के अंदर एक तरह से जो एग्रीकल्चर पेस्ट होते हैं, पेस्ट का मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं फसल के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये स्पेशली कंट्रोल पोर्शन, इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है। 6 नंबर, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स,
जनरली हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर्स में, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज ना करके बायो कंट्रोल एलिमेंट्स का यूज किया जाए। बेसिकली एक तरह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और साथ में हमें किसी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड्स भी यूज नहीं करना पड़ेगा। ये तरह से एक मल्टीपर्पज वाली फॉर्म होगी। यदि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर रहे हैं, दैट एग्रीकल्चर जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जा रहा है वो दो तरह से फायदा करेगा। एक तो एनवायरमेंटल बैलेंस को बना के रखेगा, दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स है वो बेसिकली इनहांस करते हैं उस सॉइल की फर्टिलिटी को और साथ में ही फसल की वैरायटी और उसके प्रोडक्शन क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा। तो माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कहते हैं, उसकी जगह या तो कंपोस्ट यूज किया जाए। कंपोस्ट यूज करने की पोजीशन में बाय प्रोडक्ट आपका बायोगैस प्रोडक्शन में आ रहा है। बट यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली उनको यूज किया जाए, दो ऐसे प्लांट्स एक साथ लगाए जिसमें एक पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एनहांस करने का काम कर रहा है, तो एक तरह से एक तरह की वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के अंदर एनहांस मिल रहा है, उसका प्रोडक्शन मिल रहा है, साथ में ही सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ रही है। तो माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स उन स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की इनबैलेंसिंग के साथ साथ उस क्रॉप की क्वालिटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूवाइजेशन करने के लिए यूज करें। तो सच काइंड ऑफ द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दैट is called biofertilizers. In a form of biofertilizers we can use mycorrhiza, second cyanobacteria like rhizobium, Brandyrhizobium, Azorhizobium, Nostoc anabina. These are the examples of cyanobacteria. And third is algae fungus. Algae और fungus में Oscillatoria, algae and Azospirillum fungus. इन सभी को यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यदि फार्म हाउस के अंदर या एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूटिलाइज और अप्लाइड कर दें तो जिस सबस्ट्रेट जिस फसल पे होंगे उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, साथ में ही उस सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। बेसिकली बायोगैस में इन माइक्रोब्स का यूटिलाइज, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, इन तीन तरह के एस्पेक्ट्स को लेते हुए यदि हम एग्रीकल्चर्स को लेते हैं तो हम हर तरह के केमिकल फर्टिलाइजेशन को इग्नोर करेंगे यूज में, हम हर तरह के आर्टिफिशियल डिवाइस और मैनर्स और प्रोसेस को अवॉइड करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। इवन हम बायोगैस प्रोडक्शन या फिर माइक्रोब्स के बायो कंट्रोल प्रोडक्शन में अवॉइड ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स and microbes in biofertilizer involving the specific types of microorganisms to increase the soil fertility and balancing. That's and such kind of all practices that call organic farming. Avoiding use of artificial fertilizers, avoiding use of artificial devices, avoiding use of artificial pesticides, chemical pesticides. This avoidance and enhancing and using to promote the biofertilizers, biocontrol elements, microbes in agriculture. तो biofertilizers का, biocontrol agents का यूज करने के साथ में यदि हम उस एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम करें और साथ में ही एनवायरमेंट की बैलेंसी को मेंटेन करने का भी काम करें, तो सच काइंड ऑफ मैनर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द इन एग्रीकल्चर दैट कॉल ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इस माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर दो प्रोसेस किए जाते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें क्या किया जा रहा है, फिजिकल प्रोसेस। इस फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या किया जा रहा है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, और बी प्रोसेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस।
यानी कि इसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। एरोबिक माइक्रोब्स के अंदर होने वाली केमिकल एक्शन एंड एनारोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, इतना डिटेल पोर्शन आज नहीं ले रहे क्योंकि इसका प्लांट भी बताना आपको, इसके स्ट्रक्चर्स भी बताने हैं, थोड़ा मेजर टॉपिक लेना है। आज मैं केवल प्राइमरीली इसको इंट्रोडक्शन पोर्शन में ले रहा हूं। एक वर्ड है बीओडी। जब किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी पानी के अंदर वाटर की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम बीओडी से इंगेज करते हैं। जिस पानी के अंदर, यानी किसी भी सॉल्यूशन या वेस्टेज है जिसके अंदर बीओडी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही पॉल्यूटेड वाटर होता है। तो बीओडी हाई मींस पॉल्यूशन। जितनी ज्यादा बीओडी हाई उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन। व्हाट इज बीओडी? कोई बच्चा बताएगा बीओडी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? What is the full form of BOD? नहीं, ओके। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी वाटर के अंदर केमिकल्स तो होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑक्सीजन, किसी भी वाटर के अंदर केमिकल्स होंगे। उन केमिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए, उनको ब्रेकिंग करने के लिए स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूर यूज किए जाएंगे। यदि मैं कहूं कि पानी की बोतल मैंने भर के रख दी 5-6 दिन तक, तो 5-6 दिन तक उसके अंदर की तरफ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाएंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हुए उन्होंने क्या किया है, उसके अंदर जितने भी मिनरल्स और जितने भी मिनरल्स और केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनको वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करते टाइम पर उसको जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है दैट्स कॉल्ड बीओडी। जितना पुराना पानी, सपोज कीजिए आज मैंने फ्रेश वाटर रखा, बीओडी है। अब 5 दिन तक उस पानी को, जैसे एक वाटर बोतल है, एक वाटर बोतल 1 डे पुरानी है, एक 5 डे पुरानी है, एक 10 डे पुरानी है और एक 15 डे पुरानी है। केमिकल सब में बराबर है, बट धीरे धीरे उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरेट होना चालू हो गए। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा हो गए, यहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा हो गए और यहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी ज्यादा हो गए। तो इसी एक बोतल के अंदर जो 1 दिन पुरानी है, 5 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी, 15, एक ही बोतल की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में के थ्रू होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज की जाने वाली ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। इस हिसाब से यहां पर बीओडी कम है, यहां पर बीओडी और ज्यादा हो गई, यहां पर बीओडी और ज्यादा हो गई और यहां पर बीओडी और ज्यादा हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे आप किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ने से उसमें अवेलेबल ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता चला जाएगा। तो इसमें अवेलेबल ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें सबसे कम हो गया। बीओडी सबसे कम इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है। यानी इसका मतलब बीओडी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी पोल्यूशन उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। पोल्यूशन ज्यादा बढ़ने की पोजीशन के अंदर वो आपके लिए हेल्थफुल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में पहले आप फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप बीओडी बढ़ाने, बीओडी बढ़ी हुई है, बीओडी बढ़ी हुई मतलब पॉल्यूटेड हो गया, तो इस हिसाब से प्राइमरी प्रोसेस में फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और जो एरेशन पोर्शन है, एरिएशन, ये सारे प्रोसेस करके धीरे धीरे उसकी बीओडी को कम करना चाह रहे हैं, राइट। अब आगे आप एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू आप क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट करना चाह रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस करे, और जो फोटोसिंथेसिस करे बेसिकली उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट वहां पर अवेलेबल हो जाए। तो बीओडी जो बढ़ी हुई थी वो प्राइमरी प्रोसेस में थोड़ा सा कम हो जाएगी और इस तरह से करते हुए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर और ज्यादा कम हो जाएगी। इस तरह से फाइनली जो वाटर बाहर निकाला जाएगा ट्रीटमेंट के बाद में उसकी बीओडी 99.99
बेटर होगी, दैट इज कॉल्ड पीएचसी। तो इस तरह से यदि मैं एक ग्राफ खींचूं, मैं सीवेज मिलाता जा रहा हूं, फ्लो ऑफ सीवेज, जैसे जैसे आगे सीवेज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसमें फ्लैशन बढ़ता चला जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर होगी बीओडी। तो बीओडी स्टार्टिंग में क्या होती है, कुछ मिला हुआ नहीं है, धीरे धीरे उसकी बीओडी बढ़ती चली जाएगी। बीओडी बढ़ने के साथ साथ एक टाइम आएगा मैक्सिमम हो जाएगी। तो बीओडी स्टार्टिंग में 0 रहती है। अब मैं बात करूं ऑक्सीजन, अवेल ऑक्सीजन, अवेल ऑक्सीजन की बात करूं तो अवेल ऑक्सीजन को लेते हैं यहां पर अवेलेबल ऑक्सीजन, अवेलेबल ऑक्सीजन, अवेलेबल ऑक्सीजन की बात करें तो स्टार्टिंग में अवेलेबल ऑक्सीजन ज्यादा थी, धीरे धीरे वो कम होती चली गई और कम होने के साथ साथ वो बहुत ही कम हो गई। तो सीवेज का जब 0 फ्लो होता है उस वक्त उसकी बीओडी सबसे कम रहती है, दिस इज कॉल्ड बीओडी। पर ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज्यादा रहता है। पर जैसे सीवेज का फ्लो आगे बढ़ता चला जाएगा उसमें मिलने वाले डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते चले जाएंगे, बीओडी बढ़ने के साथ उनका ब्रेकडाउन बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ उसमें यूटिलाइज की जाने वाले ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे सीवेज आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बीओडी बढ़ती चली जाएगी और ऑक्सीजन अवेलेबल की मात्रा कम होती चली जाएगी। इतनी कम मात्रा के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन का अमाउंट जब कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सी जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके डेथ का रीजन बन जाता है और डेथ का रीजन बनने से उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या इकट्ठे हो जाते हैं, ये फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। जब फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किए जाएंगे तो ऐसी पोजीशन के अंदर धीरे धीरे किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे, एल्गीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दैट्स कॉल्ड एल्गी ब्लूम्स। तो वापस जो बीओडी कम हो गई थी, वापस जो बीओडी बढ़ गई थी, वापस इस ब्लूम्स एल्गी की वजह से फोटोसिंथेसिस उनसे अवेलेबल ऑक्सीजन का अमाउंट वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अवेलेबल ऑक्सीजन का अमाउंट वापस से बढ़ जाएगा, यानी कि ये बैलेंस पोजीशन वापस बढ़ती चली जाएगी।